स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा का शुभारंभ होगा। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रवाना हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौली ग्रांट एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ के लिए उड़ान भरी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि रीजनल कनेक्टिविटी के तहत फ्लाइंग बिग कंपनी का विमान उड़ेगा। 18 सीटर डबल इंजन विमान से आज पिथौरागढ़ से फ्लाइट उड़ेगी। तो सीएम धामी जो है फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे और नैनी सैनी एयरपोर्ट से इसका शुभारंभ किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित अपने आवास पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। तो सीएम धामी ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की है, श्रद्धांजलि दी है। उनके 76वीं पुण्यतिथि पर सीएम धामी ने अपने आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो देहरादून से खबर सामने आ रही है जहां राष्ट्रपिता की श्रद्धांजलि दी गई। और उत्तराखंड विधानसभा की बैठक 5 से 8 फरवरी तक देहरादून में होगी। राज्य सरकार को विधानसभा के इस सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक पारित करने की उम्मीद है। वहीं राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और इसकी रिपोर्ट 2 फरवरी को दी जाएगी। तो जल्द ही अब यूसीसी राज्य में लागू किया जाएगा और इसको लेकर जो है रिपोर्ट भी 2 फरवरी को दी जाएगी। तो देहरादून से अहम जानकारी सामने आ रही है। 5 से 8 फरवरी तक विधानसभा सत्र चलेगा और यूसीसी को लेकर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने को लेकर बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का बयान सामने आया है। निशंक ने कहा कि यह राष्ट्र के पक्ष में और प्रगति में है। यूसीसी लागू करना एक अविश्वसनीय कार्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लाभ करने वाला देश का पहला राज्य होगा। तो यूसीसी पर सांसद रमेश पोखरियाल का बयान सामने आया है। ये जो काम हो रहा है ये राष्ट्र के हित में, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति की दृष्टि से जो ये काम हो रहा है, ये अद्भुत काम हो रहा है। ये सच है कि ये राज्य देश का पहला राज्य हो रहा है जो समान आचार संहिता लागू करेगा। इसकी मांग बहुत लंबे समय से थी और बहुत लंबे समय से इसकी मांग होने के बाद उत्तराखंड राज्य ने इसकी पहल की। हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 1.5 साल में लोगों से व्यापक परामर्श किया है और व्यापक परामर्श करके उस कमेटी को बनाया है, लोगों के सुझाव लिए हैं और सुझावों को विचार विमर्श करके जो निचोड़ किया है वो कमेटी का जो ड्राफ्ट है वो उनको मिल गया है। कैबिनेट पास करने के बाद विधानसभा में जाएगा, कानून पास होगा और इस राज्य में वो लागू हो जाएगा। और बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि हमें उम्मीद है कि यूसीसी कमेटी 2 फरवरी को अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद 6 फरवरी को यूसीसी बिल राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। देखिए 5 फरवरी से 8 फरवरी तक विधानसभा का सत्र आहुत हुआ है और आप जानते हैं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सत्र होने वाला है। मुख्य विषय आप जानते ही हैं कि जिस प्रकार से यूसीसी के लिए हमने बहुत पहले से, यानी सरकार ने बहुत पहले से एक कमेटी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट अब तो हमें पूरी उम्मीद है कि 2 तारीख यानी 2 फरवरी को सरकार को मिल रही है। मैं शुरू से कहता आ रहा था कि जब ये यूसीसी की रिपोर्ट हमें मिलेगी तो जो भी सत्र हमारे सामने होगा उसमें हम व्यापक चर्चा के लिए यूसीसी को लाएंगे। ये बहुत ही मैं कह सकता हूँ महत्वपूर्ण हमारे लिए है, बल्कि उत्तराखंड शायद देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो यूसीसी के लिए सत्र में व्यापक चर्चा के बाद उसे लागू भी करेगा।
देखिए 5 फरवरी से 8 फरवरी तक और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य सचिव के पद पर सस्पेंस हुआ खत्म। आईएएस राधा रतूड़ी बनेगी अगली मुख्य सचिव। राज्य की पहली महिला सचिव मुख्य सचिव होंगी राधा रतूड़ी। 1988 बैच की आईएएस अधिकारी है राधा रतूड़ी। 31 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगी राधा रतूड़ी। तो मुख्य सचिव के पद पर सस्पेंस बना हुआ था जो कि अब खत्म हो गया है। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएएस राधा रतूड़ी अब अगली मुख्य सचिव बनेंगी। तो 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और 31 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगी राधा रतूड़ी और राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण करेंगी। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। आईएएस राधा रतूड़ी बनेंगी अब अगली मुख्य सचिव। तो इस पर पिछले कुछ दिनों से सस्पेंस बना हुआ था और अब जो है वो खत्म हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गया है। अब है मुख्य सचिव के पद से अब सस्पेंस खत्म हो गया है। अब नए जो मुख्य सचिव होंगे उनके नाम का ऐलान जारी कर दिया गया है। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में ये पहला अवसर होगा कि राज्य के मुख्य सचिव के पद की कुर्सी एक महिला संभालती हुई नजर आएंगे। 1988 बैच की जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है राधा रतूड़ी, उनको मुख्य सचिव की जिम्मेदारी यहाँ पर मिलने जा रही है। जो तमाम प्रयास अब तक लगाए जा रहे थे उन प्रयासों के देखते मुख्य सचिव गुप्ता सिंह धामी की पहली पसंद इस समय मुख्य सचिव के पद पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी यहाँ पर बनी हुई है। और अभी वर्तमान में भी ये कह सकते हैं कि अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री जो कामकाज है वो राधा रतूड़ी यहाँ पर संभाल रही है। गृह विभाग उनके पास यहाँ पर है। सचिवालय प्रशासन की अहम जिम्मेदारी उनके पास है। लगातार पिछले कई वर्षों से जिस प्रकार से उनका कामकाज का तरीका यहाँ पर रहा है, उत्तराखंड कैडर की यहाँ पर रही है, तो उनके हिसाब से समझा जा सकता है कि राज्य में पहली बार महिला मुख्य सचिव बनने जा रही है। और ये राज्य के विकास के लिए भी, महिलाओं के उत्थान के लिए भी बड़ा कदम यहाँ पर समझा जा सकता है। क्योंकि अगर महिला मुख्य सचिव के पद से यहाँ पर कुर्सी संभालती है तो राज्य के भीतर ये समझा जा सकता है कि जो सरकार की नीतियां हैं जिसमें महिलाओं के विकास को लेकर, महिलाओं के उत्थान को लेकर जो सरकार काम कर रही है उसे और बल यहाँ पर मिलेगा और महिलाओं के सर्वांगीण विकास की जो सूची होंगी वो और सशक्त होती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल। अब अगली मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण करने जा रही है। कितना कुछ जो है विकास के लिए वो सही साबित होंगी, क्योंकि अब सरकार जो है अगला मुख्य सचिव के रूप में उन्हें देखना चाहती है और इसके लिए उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। बिल्कुल इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि प्रदेश की जो हमी सरकार है उन्होंने एक फिर से दो निशाने साधने का काम यहाँ पर किया है। राज्य के भीतर ये कह सकते हैं कि वरिष्ठता के आधार पर अभी जो वर्तमान में जो आईएएस कैडर के जो अधिकारी हैं उनमें वरिष्ठता के आधार पर राधा रतूड़ी सबसे सीनियर यहाँ पर मौजूद है। उनके ऊपर जो सीनियर बैच के हैं आईएएस अधिकारी जो इस समय उत्तराखंड में मौजूद नहीं है बल्कि बच्चों इस समय आसाम कैडर के यहाँ पर आसाम में वो कार्यरत है, वहाँ पर उनका कामकाज चल रहा है। और ऐसे में राज्य के भीतर अगर वरिष्ठता के आधार पर देखें तो सबसे सीनियर 1988 बैच के राधा रतूड़ी यहाँ पर आती है। आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी मध्य प्रदेश की रहने वाली है, लेकिन जब उन्होंने अपना कैडर यहाँ पर चेंज किया था तो 1988 बैच का जो उनका कैडर था उसमें वो सबसे नीचे यहाँ पर आ गई थी। लेकिन वर्तमान में ये समझा जा सकता है कि जो अपर मुख्य सचिव है, प्रदेश में 3 अपर मुख्य सचिव इसमें वर्तमान में है, उनमें सबसे सीनियर राधा रतूड़ी है और अब उन्हें ये अहम जिम्मेदारी यानी मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी उन्हें मिलने जा रही है। क्योंकि 31 जनवरी को जो वर्तमान मुख्य सचिव है डॉक्टर एस संधू, उनका जो सेवा विस्तार हुआ था 6 महीने का वो यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है और 31 जनवरी को यानी कल का दिन अहम यहाँ पर रहने वाला है जब राज्य को पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के तौर पर यहाँ पर अपना पदभार ग्रहण करते नजर आएंगे। राज्य को पहली महिला मुख्य सचिव यहाँ पर मिल पाएंगे। जी अब है पहली महिला मुख्य सचिव होंगी राधा रतूड़ी और इससे प्रदेश की महिलाओं के लिए कितना जो है कितनी हितकारी साबित होंगी वो, क्योंकि महिलाओं को लेकर ये बहुत ही अच्छी खबर कहीं ना कहीं है। ये समझा जा सकता है कि सरकार की तरफ से लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखने का भी काम यहाँ पर किया गया है। प्रदेश में मुख्य सचिव पद की जो कमान है वो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी को देने के पीछे सीधे तौर पर एक संदेश महिलाओं को सशक्त बनाने का भी है। महिलाओं को हर अग्रणी भूमिका यानी हर क्षेत्र में आगे लाने की कोशिश सरकार की तरफ से यहाँ पर हो रही है और उसी दिशा में एक अहम कदम भी यहाँ पर समझा जा सकता है। कोशिश यही है सरकार की कि जो संदेश यहाँ से जाए पूरे प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने का हो। जबकि ये समझा जा सकता है कि इसके मुख्य सचिव बनने के बाद भी अगर उनके जो अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी अगर उनके कार्यकाल की बात करते हैं तो
मार्च 2024 में भी उनका जो कार्यकाल है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन इन 2 महीनों के भीतर सरकार अपना बड़ा संदेश देने का काम यहाँ पर करेंगी। एक तो लोकसभा चुनाव में महिलाओं को सशक्त बनाने का जो सरकार अब तक यहाँ पर काम कर दिया है, संदेश देने का जो काम सरकार करना चाहती थी वो इस मुख्य सचिव के पद से यहाँ पर देने का काम यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा, राज्य के भीतर महिलाओं को भी अहम जिम्मेदारी देने का जो वायदा सरकार अब तक कर रही थी, उस वायदे पर सरकार खरी उतरती हुई नजर आएगी। जी, हमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी की मीडिया टीम को मिलेंगे गुरु मंत्र। उत्तराखंड बीजेपी की मीडिया टीम की कार्यशाला आज राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बनूली देंगे टिप्स। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी रहेंगे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहेंगे कार्यशाला में शामिल। तो उत्तराखंड बीजेपी मीडिया टीम की आज कार्यशाला है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी जो है इसमें टिप्स देंगे। और उत्तराखंड बीजेपी की मीडिया टीम की कार्यशाला आज जो है होनी है। तो देहरादून से एक खबर सामने आ रही है और बीजेपी की मीडिया टीम को गुरु मंत्र दिए जाएंगे। तो देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी की मीडिया टीम को गुरु मंत्र मिलेंगे और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और उत्तराखंड बीजेपी की मीडिया टीम की कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद होंगे, शामिल होंगे और बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी शामिल होंगे। और बीजेपी की मीडिया टीम को इस दौरान टिप्स दिए जाएंगे। मीडिया प्रभारी अनिल बनूनी टिप्स देंगे इस दौरान और मीडिया टीम को गुरु मंत्र इस दौरान मिलेगी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ अभय हमारे साथ जुड़ गए। अभय, बीजेपी मीडिया टीम को गुरु मंत्र दिए जाने के लिए जो है कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, क्या जानकारी है? ये कह सकता है कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बीजेपी अपने हर प्रकोष्ठ को, हर संगठन को यहाँ पर मजबूत करने का काम कर रही है। बीजेपी की तरफ से ये मीडिया वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित की गई है जिससे पार्टी के सभी मोर्चों के सभी विभागों की जो मीडिया टीम है उनको यहाँ पर गुरु मंत्र देने का काम इस वर्कशॉप पर किया जाएगा। बीजेपी की तरफ से ये एक दिन की कार्यशाला यहाँ पर रखी गई है जिसमें पार्टी के जो राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख हैं अनिल बलूनी, जो उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दोपहर बाद यानी जो आखिरी जो सेशन होगा उस सेशन में इन सभी मीडिया टीमों को यहाँ पर अपना संबोधन देते हुए नजर आएंगे। इस दौरान ये समझा जा सकता है कि जो भी बीजेपी के चाहे प्रदेश पदाधिकारी हो, प्रदेश प्रवक्ता हो या फिर दूसरे जो मीडिया पैनलिस्ट हैं उन सभी को गुरु मंत्र देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि जो सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम यहाँ पर किया जा सके। उसे मीडिया में कैसे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उसको बातचीत की जा सकती है, जो विपक्ष के जो हमले होंगे उनको कैसे नाकाम यहाँ पर किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर गुरु मंत्र देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। बीजेपी चाहती है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस लोकसभा चुनाव में किसी भी प्रकार से विपक्ष उनके ऊपर हावी ना हो, इसीलिए मीडिया टीम को अभी से ही मजबूत करने का काम यहाँ पर बीजेपी कर रही है। जी बिल्कुल। और अगर लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो इसके लिहाज से किस तरह के टिप्स जो है इस दौरान मीडिया टीम को दिए जा सकते हैं, क्योंकि अब ज्यादा वक्त है नहीं? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि चाहे राज्य सरकार की उपलब्धियां हो या केंद्र सरकार की उपलब्धियां हो, बीजेपी हर उपलब्धि को इस समय भुनाने की कोशिश यहाँ पर करेगी। विपक्ष की जो नाकामियां रही है अभी तक ये समझा जा सकता है कि चुनाव के दौरान ही बड़े ऐसे इशू उछल के सामने आते थे जिनके चलते जो चुनावी जो समीकरण होते थे वो बदले हुए नजर आते थे। लेकिन इस बार जिस प्रकार से बीजेपी इस समय सबसे ज्यादा प्रभावी तौर पर काम करती नजर आ रही है, बीजेपी की जो सरकार है चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो, डबल इंजन की सरकार का जो असर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है उस असर का सकारात्मक परिणाम कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जनता के बीच कैसे एक मैसेज को अच्छा यहाँ पर प्रचारित किया जा सकता है, उसके लिए बीजेपी की टीम को मजबूत करने के लिए कहा गया। ये कैसे समझा जा सकता है कि जो प्रदेश प्रवक्ता उनकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, दूसरे जो मीडिया पैनलिस्ट है यानी जो दूसरे टीवी चैनल चाहे दूसरे डिबेट में पार्टी के प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं उनको किस प्रकार से मुखर होकर अपनी बात को आगे बढ़ाना है, विपक्ष हमलों को कैसे रोकना है, उन सब चीजों के यहाँ पर उन सब चीजों का मंत्र गुरु मंत्र देने का काम यहाँ पर किया जाएगा।
कोशिश यही है बीजेपी की कि बीजेपी टीम को और मजबूत यहाँ पर बनाया जा सके। उसके लिए जरूरी है कि जो सरकार की जो उपलब्धियां हैं और सरकार के साथ जो समन्वय बनाने की जो जरूरत है उसको और बेहतर तरीके से यहाँ पर किया जाए, ताकि चुनाव से पहले किसी भी प्रकार से बीजेपी अपने आप को और अच्छी पार्टी, बेहतर पार्टी के रूप में, सरकार की बेहतर छवि के रूप में जनता के बीच जा सके। जी, अभय, कार्यशाला का आयोजन जो है किया जाएगा, कितने बजे से किया जाएगा और किस तरह से जो इसकी तैयारियां की जा रही है? जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले ही इस मीडिया वर्कशॉप का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से इस मीडिया वर्कशॉप का उद्घाटन यहाँ पर किया गया। कुछ देर में कह सकते हैं कि जो पार्टी के जो प्रमुख जो नेता हैं जो इस वर्कशॉप में अपना संबोधन करते हुए नजर आएंगे, वो यहाँ पर पहुंचने शुरू होंगे और दोपहर तक ये समझा जा सकता है कि जैसे ही दूसरा सेशन शुरू होगा उस सेशन में उन्हें उन सब चीजों से अवगत कराने का काम यहाँ पर पार्टी की तरफ से किया जाएगा। दोपहर बाद यानी 3 बजे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आने का कार्यक्रम यहाँ पर है। यानी जो मीडिया वर्कशॉप का आखिरी जो सेशन होगा 3 से 5 का, उस सेशन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना संबोधन यहाँ पर देंगे। तो ये समझा जा सकता है कि अगले 4 से 5 घंटे जो इस वर्कशॉप के होंगे वो काफी महत्वपूर्ण बीजेपी के नेताओं के लिए रहने वाले हैं, क्योंकि इसी दौरान उन्हें गुरु मंत्र यहाँ पर दिया जाएगा जो चुनावों के लिए बीजेपी के इस मीडिया टीम के लिए काफी अहम रहने वाला है। जी, जिस दौरान सुधांशु त्रिवेदी भी मौजूद रहेंगे, तो क्या वो पहुंच चुके हैं उत्तराखंड? बिल्कुल, अभी ये कह सकते हैं कि जो पार्टी के जो प्रमुख जो स्पोकन पर्सन है जिसका यहाँ पर आने का कार्यक्रम है वो अभी यहाँ पर पहुंचे नहीं है। जैसे ही वो आते हैं उनके आगमन की सूचना यहाँ पर पहुंचा दी गई है कि अब से कुछ देर में वो यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी वो पहुंचे नहीं है। लेकिन ये समझा जा सकता है कि पार्टी का जैसे इस वर्कशॉप का जो दूसरा जो सेशन होगा उस सेशन में वो यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और अपना जो संबोधन उनका होगा वो उस दौरान यहाँ पर रहेंगे। तब तक ये कह सकते हैं कि जो प्रदेश नेतृत्व के जो प्रमुख जो चेहरे हैं उनकी तरफ से इस सेशन के फर्स्ट सेशन को यहाँ पर संबोधित करने का काम किया जा रहा है। जी, जिसके अलावा और कौन कौन से जो है बीजेपी के बड़े नेता इस दौरान शामिल हो सकते हैं प्रदेश के? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है कि समझा जा सकता है कि जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, पार्टी के जो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं अजय गवाही वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से उस व्याख्यान को देने का यहाँ पर किया जा रहा है। अपना संबोधन यहाँ पर दिया जा रहा है। सभी जो स्पोकन पर्सन है, चाहे वो विभाग को प्रकोष्ठ हो या फिर प्रदेश पदाधिकारी हो, उनको जो अभी संबोधन दिया जा रहा है वो यहाँ पर दोपहर बाद ये कह सकते हैं कि पार्टी के जो राष्ट्रीय जो प्रवक्ता होंगे वो यहाँ पर अपना संबोधन देते हुए नजर आएंगे। आखिरी के सेशन में कह सकते हैं कि जब निष्कर्ष निकलने का जो टाइम होगा, यानी जो आखिरी का जो निचोड़ होगा वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर देंगे कि राज्य सरकार की ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जो जनता के बीच जानी जरूरी है, जनता को कैसे उन सब चीजों के प्रति लामबंद, पार्टी के प्रति लामबंद किया जा सकता है, उन सब चीजों को बताने का काम किया जाएगा। इसके अलावा कई ऐसी चीजें होंगी जो इस दौरान विपक्ष की तरफ से उठाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो उन तीखे हमलों का कैसे करारा जवाब यहाँ पर दिया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर समझाने का बात यहाँ पर की जाएगी। तो ये समझा जा सकता है कि कुल मिला के इस एक दिन के वर्कशॉप में बीजेपी के जो मीडिया पैनलिस्ट हैं या जो प्रदेश प्रवक्ता है उनको ये ट्रेनिंग देने का काम यहाँ पर दिया जाएगा, ये प्रशिक्षण देने का काम यहाँ पर किया जाएगा कि विपक्ष के जो हमले होंगे कैसे उनको नाकाम किया जा सकता है और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो उपलब्धि है कैसे उनको प्रमुखता के साथ उठाया जा सकता है। उसके लिए रिसर्च वर्क सबसे अहम यहाँ पर रहने वाला है, जिसके लिए अभी से ही पार्टी के जो मीडिया पैनलिस्ट है उनको रिसर्च करने की जरूरत होगी ताकि जो उपलब्धि है उनको आसानी से समझ सकेंगे। जी, अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी के आसार। 31 जनवरी और 1 फरवरी को बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। गर्जन और बिजली चमकने का पूर्वानुमान। तो प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं। गर्जन और बिजली चमकने का भी पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। इसी के साथ येलो अलर्ट विभाग ने जारी किया है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 31 जनवरी और 1 फरवरी को बारिश के आसार जताए जा रहे हैं और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है। तो प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। गर्जन और बिजली चमकने का पूर्वानुमान भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 31 जनवरी और 1 फरवरी को जो है बारिश की आशंका जो है जताई जा रही है। इसी के साथ मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ तुषार गुप्ता जुड़ गए हैं। तुषार, प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं, मौसम विभाग की ओर से क्या जानकारी है? इंतजार किया जा रहा है कब बरसात हो और ताकि जो कोहरे की चादर पूरे उत्तर भारत में फैली हुई है उससे राहत मिल सके, क्योंकि सूखी ठंड पड़ रही है और इससे कहीं ना कहीं जो निचले इलाके हैं उसमें अत्यधिक ठंड है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें जो तापमान है वो अत्यधिक है। लेकिन जो गिरावट मैदानी क्षेत्रों में आई है उससे कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ग्लेशियर जल्दी पिघल रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पर भी खासा असर होता हुआ नजर आ रहा है। और पूर्वानुमान किया गया है कि 31 जनवरी और 1 फरवरी को बारिश और साथ साथ बर्फबारी के जो पूरे प्रदेश भर में आसार दिखाए गए हैं, जिसमें मैं सुबह की बात करूं 31 जनवरी की, तो उसमें जो कोहरा है वो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल जैसे क्षेत्रों में छा सकता है। वहीं अगर मैं पहाड़ी क्षेत्रों के दिन के बाद की बात करूं तो पूरे प्रदेश भर में हल्की बरसात और साथ साथ बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं जो 2 महीने से इंतजार किया जा रहा था कि बारिश हो और जो किसान थे उनकी फसलें बर्बाद हो रही थी, तो कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिल सकती है। साथ साथ जो सूखी ठंड पड़ रही थी कोहरे की चादर की वजह से जो उत्तर भारत पूरी तरह से परेशान है उससे राहत मिल सकती है। तो मौसम विभाग ने एक पूरा अनुमान किया है जिसमें 31 जनवरी और 1 फरवरी को पूरे जो उत्तराखंड है उसमें बरसात हो सकती है। वहीं पहाड़ी इलाके की मैं बात करूं तो 3000 फीट से जितने भी ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो पर्यटक स्थल से भी काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि फरवरी माह में कई पर्यटक उत्तराखंड का रुख करते हैं और इस बार जो बर्फबारी देखने को मिलती है जनवरी माह में वो अभी फिलहाल देखने को नहीं मिली है। और तो मौसम विभाग की ओर से जो येलो अलर्ट और भी तुषार जारी किया गया है, लोगों से क्या एहतियात बरतने की अपील की जा रही है? देखिए बिल्कुल, अगर बारिश की बात की जाए तो बारिश के वक्त सावधानी से चलने की बात की गई है। और सुबह के वक्त अगर मैदानी क्षेत्रों में जो कोहरा है अगर ऐसे ही छाया रहेगा तो ऐसे में जो लोग हैं सावधानी से गाड़ी चलाएं, क्योंकि एक्सीडेंट की जो मात्रा है ऐसे में अत्यधिक हो जाती है। तो पुलिस और शासन प्रशासन ने ये एहतियात दिए हैं कि कृपया गाड़ी स्लो चलाएं। वहीं अगर पहाड़ी इलाकों की बात करूँ तो बर्फबारी के दौरान जो पाला पड़ता है उससे कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाने में आती है और इससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी एक्सीडेंट वाला क्षेत्र हो जाता है। ऐसे में काफ़ी दिक्कतें पड़ती है, तो लोगों को सावधानी से गाड़ी चलाने की हिदायत दी है। वहीं मैं बात करूं स्वास्थ्य विभाग ने, क्योंकि शीतलहर चल रही है, प्रचंड ठंड हो रही है उत्तर भारत में, ऐसे में बेहद सावधानी रखने की जो हिदायत है वो दी गई है। गर्म कपड़े पहने और कृपया अपने जो स्वास्थ्य है उसका देखभाल रखें। तो कहीं ना कहीं पूरे शासन और प्रशासन द्वारा भी जो हिदायत है वो दी जा रही है। लेकिन 31 जनवरी और 1 फरवरी के लिए जो खुशखबरी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो बरसात है वो देखने को नहीं मिली है और इस बार जो मसूरी जैसे और नैनीताल जैसे जो हिल स्टेशन है जहां जनवरी माह में ही बर्फबारी देखने को मिलती है वो नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, अगर फरवरी माह में अच्छी बरसात या फिर बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं हम वो रिकवर कर सकते हैं। लेकिन 2000 से एक डाटा के अनुसार 2000 से लेकर अभी 2024 तक जो 60% जो ग्लेशियर है वो अत्यधिक पिघलना शुरू हो गए हैं। उससे कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है उससे कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन 31 जनवरी और 1 फरवरी के लिए जो अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी, चाहे वो किसान हो, आम जन मानस हो। तो ऐसे में काफ़ी खुशखबरी की खबर है। जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी के आसार जो है जताए जा रहे हैं। 31 जनवरी और 1 फरवरी को बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। और बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों के भुगतान के मामले में एक बार फिर से जो है तूल पकड़ लिया है। देहरादून ठेकेदार कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष मनोज पवार ने कहा कि ठेकेदारों का भुगतान काफी समय से नहीं हो पाया, जिस कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। पवार ने कहा कि विभाग ने इमरजेंसी वर्क के नाम पर निर्माण कार्य करा लिए, जब अब भुगतान की बारी आई तो अधिकारी भुगतान देने में लाहवाली कर रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि यदि जल्द ही विभाग की ओर से भुगतान नहीं किया गया तो समस्त ठेकेदार इसके लिए आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की ही होगी। आज जो है काफ़ी टाइम से हम ठेकेदार जो है परेशान थे अपने भुगतान को लेके। तो पहले तो हमने ज्ञापन दिए थे एक्शन साहब को, और उसके बाद जब समाधान नहीं निकला तो आज मजबूरीवश जो है हमने 1 दिन का जो है सांकेतिक धरना यहाँ पे दिया है। कारण भुगतान की बात करें तो कम से कम 5 से 6 करोड़ के भुगतान जो ठेकेदारों के काफ़ी समय से लंबित। एक्शन साहब से भी बात हुई है, उन्होंने आश्वासन अच्छे ढंग से बात करी हमारे से, अच्छे ढंग से आश्वासन दिया। उन्होंने कहा है कि
अभी शासन में हमारे जो है एस्टीमेट लंबित है, ग्लोबल के एस्टीमेट जा रखे हैं, जिसमें अभी सचिव साहब से बात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी जो है पुराने जो एस्टीमेट हैं आपके वो सैंक्शन किए जाएंगे। तो इस बार क्षतियाँ कुछ ज़्यादा भी हुई थी वर्षा काल में। अब तो सड़कों की स्थिति अच्छी हो गई है, तो उनको भुगतान भी हुआ है और इस वर्ष भुगतान भी और सालों की तुलना में ज़्यादा हुआ है। जो अवशेष धनराशि है वो भी ऊपर से मांग किया जाएगा मुख्यालय से, और धनराशि प्राप्त होती वही भुगतान कर दिए जाएंगे। इनका कहना है कि इमरजेंसी वर्क से काम करा लिया गया और 8 महीने हो गए, 5 करोड़ के लगभग भुगतान इनका बाकी। नहीं, इस वर्ष में तो ऐसी लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी पिछले वर्षों की है, और इस वर्ष में काफ़ी भुगतान को किए भी जा चुके हैं, और अनुरक्षण मद में कुछ और धनराशि की मांग किया गया है। जैसे वो धनराशि प्राप्त होगी ये भी भुगतान किए जाएंगे। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।